निकट भविष्य में रहस्यमय जीव कहीं से भी दिखाई देते हैं और मानव जाति को मारना शुरू कर देते हैं, जिससे एक सर्वनाश घटना होती है जो कई बचे लोगों को नहीं छोड़ती है। जो हुआ उसके बारे में कई सिद्धांत हैं, जैसे संक्रमण ले जाने वाला एक बग, एक बैंगनी धुंध और मानवता के लिए एक सजा, लेकिन वे सभी अफवाहें हैं और किसी के पास वास्तविक कहानी नहीं है। शहर में पॉल आपूर्ति की तलाश में है जब अचानक सायरन बजने लगते हैं। वह तुरंत बाहर भागता है और सड़कों के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है। जब आवश्यक हो तो छिप जाता है और किसी भी चीख और बम से दूर जा रहा है। जैसे ही शहर काले धुएं में ढका हुआ है, पॉल इसे बाहरी इलाके में एक परित्यक्त घर में बनाता है, जहां वह अपने बच्चों के साथ फिर से जुड़ता है, जिसकी उसे अकेले देखभाल करनी चाहिए। 15 साल बाद पॉल के लड़के स्वस्थ किशोरों में विकसित हुए हैं। वे एक ही घर में रहते हैं और आपूर्ति की तलाश में दिन के दौरान बाहर जाते हैं, लेकिन वे रात में छिपे रहते हैं। जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है, जोसेफ खिड़कियों को कवर करता है और अपने कुत्ते रोको को घर में आने के लिए कहता है। पॉल बाहर इंतजार करता है जब तक कि वह थॉमस को वापस नहीं देखता और उसे देर से आने के लिए डांटता है। थॉमस बताते हैं कि उन्हें अपने पड़ोसियों रोज परिवार की मदद करना पसंद है, जिनके पास एक खेत है। फिर उनमें से 3 रात का खाना खाने से पहले हर दरवाजे और खिड़की को बंद करना सुनिश्चित करते हैं। पॉल ने थॉमस को एक बार फिर डांटते हुए कहा कि अगर वह फिर से देर हो जाती है तो उसे अब सीमाओं को छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यूसुफ इसके लिए अपने भाई का मजाक उड़ाता है और एक तर्क जल्द ही एक शारीरिक लड़ाई में बदल जाता है, लेकिन पॉल जल्दी से उन्हें रोकता है और उन्हें याद दिलाता है कि वे आदमी हैं, जानवर नहीं। रात के खाने के बाद पॉल अपने बेटों को शतरंज खेलते हुए देखता है, लेकिन विचलित हो जाता है जब रोक को फर्श पर खरोंच और गुर्राना शुरू कर देता है। इसे एक शगुन के रूप में देखकर पॉल और थॉमस नीचे जाते हैं और दरवाजे पर अचानक पीटने से चौंक जाते हैं। ऐसा लगता है कि जीव अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वे तुरंत दरवाजा पकड़ते हैं ताकि उन्हें इसे खोलने के लिए मजबूर किया जा सके। कई सेकंड तक बहुत सारे झटके और तेज होते हैं जब तक कि जीव हार नहीं मान लेते और छोड़ देते हैं। तब थॉमस ने जोसेफ को मदद न करने के लिए बुलाया, लेकिन जोसेफ ने खुलासा किया कि वह और अधिक जानने के लिए सुन रहा है। 3 प्रयास थे, पहला 10 सेकंड का था, दूसरा 20 था और आखिरी सिर्फ 1 था। जोसेफ का मानना है कि पहला एक परीक्षण था और दूसरा तोड़ने का वास्तविक प्रयास था, जबकि तीसरा सिर्फ एक निराश हिट था। अगले दिन वे दरवाजे की जांच करते हैं और लकड़ी पर पंजे के सभी निशान देखते हैं। दरवाजे ने ताकत खो दी है, इसलिए पॉल और उसके लड़के इसे मजबूत करने के लिए लकड़ी की तलाश में निकलते हैं। वे अपने सभी निष्कर्षों को घर में वापस लाते हैं और जब थॉमस लकड़ी काटता है तो पॉल जोसेफ की जांच करता है, जो खलिहान में कुछ बना रहा है। पॉल से कुछ उकसाने के बाद जोसेफ ने स्वीकार किया कि वह एक वाहन बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वह सीमित और डरा हुआ महसूस कर रहा है। हालांकि वह इसे काम नहीं कर सकता। पॉल प्रभावित होता है और एक नजर डालता है, जल्दी से कुछ बदलाव करता है, जो अंत में कार को चलाता है। उत्साहित पॉल किशोरों को ड्राइव करने का तरीका सिखाने के लिए एक सवारी पर ले जाता है। वे भटकने के 1 घंटे के बाद घर जाते हैं और पॉल ने घोषणा की कि खिड़कियों को अभी भी सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है, इसलिए वह लड़कों को बचाने के लिए नदी में भेजता है। थॉमस पागल हो जाता है क्योंकि उसे वादा किया गया था कि वह आज खेत में जा सकता है, लेकिन पॉल का कहना है कि यह अधिक महत्वपूर्ण है। भाई कार में चले जाते हैं और थॉमस इसके लिए जोसेफ को दोषी ठहराने लगता है, यह कहते हुए कि पॉल ने थॉमस को भी अपने भाई की रक्षा के लिए भेजा था। जोसेफ को नहीं लगता कि उसे सुरक्षा की आवश्यकता है, इसलिए जब वे खेत से गुजरते हैं तो थॉमस कार से बाहर निकलता है और जोसेफ से उसे वापस रास्ते में लेने के लिए कहता है। घर में पॉल दरवाजे को मजबूत करना समाप्त करता है और झरने से अकेले धूम्रपान करने के लिए एक ब्रेक लेता है। जैसे ही वह चारों ओर देखता है, उसे चट्टानों में एक काला खौफनाक छेद दिखाई देता है। इस बीच जोसेफ नदी पर जाता है और आपूर्ति की तलाश के लिए एक पुराने परित्यक्त जहाज में उतरने से पहले खुद को कार से बांध लेता है। एक लॉकर के अंदर वह एक गंदी पत्रिका से एक पिन पाता है, जो उसे 1 सेकंड के लिए अवाक छोड़ देता है। फिर वह आगे अंदर देखता है और अचानक चौंक जाता है जब कचरे के ढेर से कीड़े का एक गुच्छा निकलता है। वे उसके चारों ओर उड़ते हैं और उसकी त्वचा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, इसलिए उसे वहां से तेजी से निकलना पड़ता है। खेत में थॉमस परिवार को कामों में मदद करता है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि वहां जाने का उसका मुख्य कारण मालिक की बेटी शार्लोट है। यह स्पष्ट है कि किशोर एक दूसरे पर क्रश हैं और वे मैदान पर एक साथ टहलने जाते हैं। शार्लोट थॉमस को एक पेड़ से बंधी रस्सी दिखाती है, यह समझाते हुए कि जब वह छोटी थी तो उसे केवल बाहर खेलने की इजाजत थी अगर वह पेड़ को छू रही थी, इसलिए वह तकनीकी रूप से अभी भी पेड़ से जुड़ी होने के दौरान दौड़ने के लिए खुद को और अधिक जगह देने के लिए ट्राई करेगी। वे एक खेल भी खेलते हैं जिसमें वे सर्वनाश के कारण के बारे में पागल सिद्धांतों को साझा करते हैं। जब थॉमस के जाने का समय होता है तो शार्लेट उसे एक तंग गले लगाती है। सूरज ढलने लगा है, इसलिए दोनों लड़कों को जल्दी करने की जरूरत है। पॉल घर लौटता है और चिंतित हो जाता है जब वह रोको को पाता है, लेकिन उसके बेटों में से कोई भी नहीं। जोसेफ कार में वापस आ जाता है और पहले तो यह शुरू नहीं होता है, लेकिन कुछ कोशिशों के बाद वह आखिरकार इसे आगे बढ़ाता है। थॉमस जितनी तेजी से दौड़ सकता है उतना तेजी से दौड़ रहा है और फिसल जाता है, इसलिए वह जमीन में एक दरार में गिर जाता है। जब यूसुफ अपने भाई को लेने आता है तो वह उसे इधर उधर नहीं देखता और बस चलता रहता है। एक बार जब वह इसे घर बनाता है और अपने पिता को बताता है कि क्या हुआ, तो पॉल उसे अंदर जाने और सब कुछ बंद करने के लिए कहता है, जबकि वह और रोको थॉमस की तलाश करते हैं। दरार में थॉमस एक बहुत ही पीड़ादायक शरीर के साथ उठता है। एक लाइटर का उपयोग करते हुए वह क्षेत्र के चारों ओर देखना शुरू कर देता है और दीवार में एक छेद के माध्यम से पहुंचने वाले प्राणी को देखकर चौंक जाता है। यह भी चिल्लाता है, जिसे पॉल और रोको ने सुना है। सावधानी से चलते हुए थॉमस एक छोटा चाकू निकालता है और राक्षस के हाथ पर वार करता है, जिससे वह छेद में पीछे हट जाता है। हालांकि जब थॉमस पीछे हटता है तो एक दूसरा प्राणी ऊपर दिखाई देता है और उसका चेहरा पकड़ लेता है। थॉमस को सांस लेने में परेशानी होती है, लेकिन इससे पहले कि वह बाहर निकल सके, पॉल आता है और राक्षस को जल्दी से मारने के लिए वापस खींचता है। यह सुनिश्चित करने के बाद कि थॉमस ठीक है, पॉल और रोको को एक सुरंग मिलती है जो उन्हें दरार में ले जाती है। इस समय जंगल के माध्यम से भागना खतरनाक है, इसलिए वे सुरक्षा के लिए सूर्योदय तक दरार में रहने और प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने का फैसला करते हैं। वे छेद के माध्यम से आने वाले जीवों को सुन सकते हैं ताकि वे एक भड़कना तैयार हो जाएं, केवल जमीन को हिलाना शुरू कर दें। यह पता चला है कि राक्षस अब भूमिगत हो रहे हैं और गंदगी के साथ बाहर निकलने को कवर करके समूह को दरार में फंसा रहे हैं। जैसा कि रोको भौंकता रहता है और दरार गड़गड़ाहट बंद नहीं करेगी, पॉल अपने बेटे और कुत्ते को वापस जाने के लिए कहता है, क्योंकि वह जमीन में खुलने वाले छेद के अंदर भड़कता है।
जब जीव बाहर पहुंचने की कोशिश करते हैं तो पॉल एक छोटा विस्फोट करता है जो दुख की बात है कि उसे भी मारता है। घर में यूसुफ बहुत चरमराहट सुनता है और योजना बनाना शुरू कर देता है। कुछ मिनट बाद वह अपनी कुर्सी से बंधी रस्सी के साथ मुख्य दरवाजे के सामने बैठता है और वह सो जाता है। जल्द ही एक प्राणी लकड़ी को दरवाजे में एक छेद को ढककर अंदर पहुंचता है, जिससे उसकी नाखून यह जांचने के लिए बढ़ जाती है कि क्या यूसुफ वास्तव में सो रहा है। जब लड़का प्रतिक्रिया नहीं करता है तो प्राणी अंदर आता है, केवल यूसुफ के लिए यह प्रकट करने के लिए कि वह नाटक कर रहा था और रस्सी खींच रहा था। एक पिंजरा छत से गिरता है, तुरंत प्राणी को पकड़ लेता है। खुद पर गर्व करते हुए जोसेफ पिंजरे को कंबल से ढक देता है और सो जाता है। अगली सुबह वह चिंतित है क्योंकि अन्य अभी तक वापस नहीं आए हैं, इसलिए वह खोज करने के लिए कार में निकलता है। इस बीच थॉमस ने फिर से प्रवेश द्वार खोलने के लिए गिरी हुई गंदगी के माध्यम से खोदा है और अपने भारी घायल पिता को बाहर खींच रहा है। रोक को भी बाहर आता है और जोसेफ को खोजने के लिए कार के शोर का अनुसरण करता है और उसे अपने परिवार के पास वापस ले जाता है। भाई तुरंत पॉल को कार तक और फिर घर पर उसके बिस्तर पर ले जाने के लिए एक साथ काम करते हैं। जब वे चर्चा करते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, थॉमस अंत में पिंजरे को नोटिस करता है और कंबल के नीचे देखता है, जिससे प्राणी पागल हो जाता है। यूसुफ तुरंत कंबल वापस रख देता है, यह समझाते हुए कि प्रकाश राक्षसों को चोट पहुंचाता है। फिर वे पॉल के घावों पर पट्टी बांधते हैं, जबकि यूसुफ बताते हैं कि कल रात प्राणी को आने में 8 सेकंड का समय लगा, जो अभी तक का सबसे कम समय है। उसे यह भी यकीन है कि एक दूसरा प्राणी था जो चला गया। उनका व्यवहार बहुत तेजी से बदल रहा है और यूसुफ ने निष्कर्ष निकाला है कि कुछ सही नहीं है। थॉमस बताते हैं कि जीव स्मार्ट है। कल रात उन्होंने गुफा में एक झुंड को मार डाला और शायद वे बदला लेने के लिए यहाँ आए थे, क्योंकि चार्लोट ने कहा कि वे शायद ही कभी खेत में जाते हैं। यूसुफ को नहीं लगता कि उन्होंने प्राणियों को मार डाला, वह सोचता है कि केवल पॉल ने ही ऐसा किया था। खुद को साबित करने के लिए थॉमस पिंजरे में प्राणी को मारने की कोशिश करता है। जोसेफ उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वह इसका अध्ययन करना चाहता है और संघर्ष में राक्षस बाहर आता है, जल्दी से बिस्तर के नीचे छिप जाता है। जब यह अंत में चरम पर होता है तो रोक को उस पर भौंकना शुरू कर देता है, इसलिए राक्षस हमला करने के लिए बदल जाता है। जोसेफ इसे पकड़ने के लिए दौड़ता है और थॉमस फिर कुल्हाड़ी से उसका सिर काट देता है। अभी भी अधिक जानने के लिए जोसेफ शरीर को खलिहान में ले जाता है और इसे खोलना शुरू कर देता है, जबकि रोक को और कीड़े का एक गुच्छा दिखता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना काटा है, हालांकि वह आगे समझ नहीं पाता है कि यह क्या हो सकता है। तब थॉमस उसे बताता है कि उन्हें पॉल को चार्लोट के खेत में ले जाना चाहिए क्योंकि उनके पास एक बेहतर घर और वास्तविक दवा है। यूसुफ को नहीं लगता कि गुलाब उसकी मदद करेंगे, लेकिन थॉमस उसे साथ आने के लिए मजबूर करता है। भाइयों ने पॉल को कार में वापस रखा और खेत में चले गए, जहां चार्लोट के माता पिता जोसेफ को सही साबित करते हैं। उनके पास पर्याप्त दवा नहीं है, इसलिए वे किसी को इतनी बुरी तरह से चोट पहुंचाने से इनकार करते हैं। शार्लेट विरोध करती है, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। हालांकि उसके माता पिता थॉमस को रहने देने के लिए सहमत हैं, जो पॉल और जोसेफ को उनके घर पर अधिक संसाधनों के साथ छोड़ देगा। जोसेफ तुरंत दूर चला जाता है और जब थॉमस उसका पीछा करता है तो एक तर्क होता है जिसमें जोसेफ थॉमस को अपने पिता की आने वाली मौत के लिए दोषी ठहराता है। उग्र थॉमस अपने भाई को जमीन पर धकेल देता है और उसका गला घोंटना शुरू कर देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वह क्या कर रहा है तो वह वापस खींच लेता है। यूसुफ तुरंत कार में बैठ जाता है और अपने बेहोश पिता के साथ चला जाता है, इसलिए जोसेफ खेत में परिवार में शामिल हो जाता है। बाद में चार्लोट थॉमस के साथ कुछ वास्तविक अच्छा भोजन साझा करती है और उसे अपना कुछ सामान दिखाती है जिसे थॉमस ने पहले कभी नहीं देखा था। किशोर एक मधुर क्षण और चुंबन साझा करते हैं, केवल चार्लोट के पिता द्वारा बाधित होने के लिए, जो अपनी बेटी को दूसरे कमरे में भेजता है। वापस लौटते समय यूसुफ ने भेड़ों को डर में दौड़ते हुए और हर जगह गंदगी के ढेर पर देखा, जिसका अर्थ है कि जीव भूमिगत घूम रहे हैं। जब वह इसे घर बनाता है तो वह दीवार के पास गंदगी का रास्ता देखता है, इसलिए उसे डर है कि राक्षस घर के नीचे हो सकते हैं। अपने पिता की देखभाल करने के बाद यूसुफ खलिहान में जाता है और एक नई योजना बनाने के लिए वस्तुओं को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। वह सभी खिड़कियों को अवरुद्ध करना शुरू कर देता है और जैसे ही वह घर के चारों ओर घूमता है, जब वह कालीन पर कदम रखता है तो वह गिर जाता है। इसके नीचे एक छेद है, इसलिए वह निष्कर्ष निकालता है कि राक्षस पहले से ही इमारत के अंदर है। खेत में शार्लोट थॉमस को रसोई के चारों ओर स्नूपिंग करते हुए पाती है। वह अभी भी अपने पिता के बारे में चिंतित है, इसलिए वह कुछ दवा ढूंढना चाहता है और छोड़ना चाहता है। शार्लेट उसे दवा देती है और वह उसे गले लगाकर धन्यवाद देता है क्योंकि वह वापस आने का वादा करता है, इस बात से अनजान कि कोई उन्हें सुन सकता है। थॉमस बाहर भागता है, लेकिन इससे पहले कि वह गेट तक पहुंच पाता, एक खेत कर्मचारी उस पर अपनी बंदूक तानता उस पर चोरी का आरोप लगाता है। एक हताश थॉमस समझाने की कोशिश करता है कि चार्लोट ने उसे दिया था, लेकिन आदमी उस पर विश्वास नहीं करता है। सभी कर्मचारी टीम बनाते हैं और थॉमस को खलिहान में ले जाते हैं, जहां वे उसे बांधते हैं और कुछ संगीत बजाते हैं ताकि वे उसके साथ क्या करने वाले हों। वे थॉमस के पैरों को पकड़ लेते हैं और एक आदमी उन्हें गोली मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसी क्षण उसके नीचे एक छेद दिखाई देता है और वह शॉट को विफल करते हुए गिर जाता है। अन्य लोग उस पर जांच करने के लिए दौड़ते हैं। उसी समय एक प्राणी छेद से बाहर कूदता है। मुख्य घर में शार्लोट के माता पिता शोर सुनते ही जाग जाते हैं। पिता जांच करने के लिए एक मोमबत्ती जलाता है, केवल एक प्राणी के लिए कमरे में आने और हमला करने के लिए। मोमबत्ती गिर जाती है और तुरंत आग लग जाती है, जबकि राक्षस पिता से मां तक कूदता है, उन दोनों को मारने की कोशिश करता है। पिता इसे वापस खींचता है और मां अपनी बेटी को खोजने के लिए कमरे से बाहर भागती है, लेकिन इससे पहले कि वह बहुत दूर जा सके, प्राणी उस पर कूद जाता है। राक्षस फिर से बदलने के लिए हिलता है और हड़ताली होने से पहले महिला पर उल्टी करना शुरू कर देता है। अपने बेडरूम में चार्लोट सुनती है कि उसके माता पिता दोनों की हत्या कैसे की जाती है। एक बार जब शोर बंद हो जाता है तो वह बाहर आती है और खून के निशान की खोज करने के लिए भयभीत हो जाती है, जो बाथरूम में प्राणी को उसकी मां के शरीर और उसकी पीठ के साथ पाता है। खलिहान में पुरुष बिना किसी लाभ के जीवों से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 1/1 वे मारे जाने लगते हैं और जो लोग बाहर निकलने का प्रबंधन करते हैं उनका भी पीछा किया जाता है, क्योंकि अधिक जीव आते रहते हैं। खलिहान में जल्द ही आग लग जाती है और थॉमस अपने हाथों को मुक्त करने के लिए लकड़ी को तोड़ते हुए उस फर्नीचर पर दस्तक देने का प्रबंधन करता है। उस पल में एक प्राणी उसे ढूंढता है, लेकिन इससे पहले कि वह हमला कर सके, उसे चार्लोट द्वारा गोली मार दी जाती है। बाद में किशोर बाहर भागते हैं और थॉमस घर में आग देखता है। शार्लेट बताती है कि उसके माता पिता चले गए हैं, इसलिए वे थॉमस के घर जाने के लिए सहमत हैं। जोसेफ के पास वापस वह कुछ समय खरीदने की उम्मीद में फर्नीचर का एक गुच्छा छेद में फेंक देता है।
फिर वह अपने बेहोश पिता की जांच करता है और लड़ने के लिए तैयार होने से पहले उसके माथे को चूमता है। दरवाजे का छेद अचानक खुल जाता है, लेकिन यह सिर्फ थॉमस और चार्लोट है। जोसेफ स्वीकार करता है कि उसे थॉमस की मदद की जरूरत है, लेकिन पॉल के जागने से उनकी बातचीत बाधित हो जाती है। वह जल्दी से दवा लेता है और अपने बेटों को लड़ते रहने के लिए कहता है। जोसेफ अपनी योजना दूसरों के साथ साझा करता है और वे खलिहान में पाए जाने वाले सभी गैस के डिब्बे इकट्ठा करते हैं, जबकि रोक को उन्हें आने वाले खतरे से सचेत करने के लिए भौंकता रहता है। समूह घर में एक पुराने फ्रीजर को भी स्थानांतरित करता है। इसके बाद थॉमस और शार्लोट हर शेष खिड़की को मजबूत करना शुरू करते हैं, जबकि जोसेफ फर्नीचर का ढेर बनाता है और उस पर सारी गैस डालता है। शीर्ष पर वह हर विस्फोटक वस्तु को भी जोड़ता है जो उसे मिल सकती है और उसके पिता की सिगरेट में से एक जो धीरे धीरे जल रही है। अचानक छेद को कवर करने वाला ढेर उसी समय हिलने लगता है जब एक प्राणी पॉल के साथ कमरे में चिमनी से नीचे आता है। छेद से एक और राक्षस बाहर आता है और जब वह एक दरवाजे को पार करता है तो थॉमस उसे पीछे से छुरा घोंपता है। प्राणी तुरंत वापस हमला करता है, लेकिन थॉमस अपने चाकू को पुनः प्राप्त करता है और उसे सिर में घोंपता है। वास्तव में अब इसे मार रहा है। एक तीसरा शार्लेट के पीछे जाता है और वह जल्दी से इसे गोली मार देती है। फिर दोनों जोसेफ को फिर से शामिल करने के लिए दौड़ते हैं और वे फ्रीजर को फिर से स्थानांतरित करना शुरू करते हैं ताकि उनके पीछे दरवाजा खुल सके, जिससे पता चलता है कि पॉल ऊपर है और खून से लथपथ है क्योंकि उसने चिमनी राक्षस को मार डाला था। पॉल शार्लेट की बंदूक लेता है और नीचे की ओर जीवों को मारने के लिए फर्श पर शूटिंग शुरू कर देता है। हालांकि भीड़ बहुत बड़ी है और जल्द ही यह गलियारे में दिखाई देती है, उसकी ओर दौड़ती है। पॉल कुछ झटकों का कारण बनने के लिए पहले व्यक्ति को लात मारता है और वजन अधिकांश प्राणियों को फर्श से गिरा देता है। कुछ राक्षस अभी भी रहने का प्रबंधन करते हैं, लेकिन किशोर पॉल को चोट पहुंचाने से पहले उन्हें मारने के लिए दौड़ते हैं, जो तीनों की टीम वर्क से प्रभावित है। बाद में 3 किशोर और रोक को फ्रीजर में भाग जाते हैं। उनका पीछा करने के बजाय पॉल दरवाजा बंद कर देता है और उन्हें कुछ समय खरीदने के लिए रहता है। समूह फ्रीजर के अंदर छिप जाता है, जबकि पॉल उस दिन को याद करता है जब उसने अपने बच्चों को कसकर पकड़ लिया था, उन्हें बता रहा था कि यह ठीक होगा। जीवों की एक नई भीड़ फट जाती है और पॉल उन्हें तब तक विचलित करता है जब तक कि फर्नीचर का ढेर अंत में फट नहीं जाता, जिससे पूरा घर उखड़ जाता है और आग लग जाती है। फ्रीजर रोल करना शुरू कर देता है और कई मिनट तक चलता रहता है। जब यह अंत में बंद हो जाता है तो किशोर बाहर आते हैं और पॉल के लिए मलबे की सख्त खोज करते हैं। केवल एक प्राणी के लिए अचानक बाहर कूद जाता है। समूह कार की ओर भागता है और दूर चला जाता है क्योंकि राक्षस आग में ढका हुआ उनका पीछा करता है। शार्लोट की गोलियां कुछ नहीं करती हैं, इसलिए जब राक्षस काफी करीब होता है तो वह उसे अपनी बंदूक से मारती है और उसे अलग कर देती है। कुछ मील बाद समूह कार को रोकता है और सितारों को देखता है, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था क्योंकि वे हमेशा रात में अंदर थे। अगली सुबह समूह घर लौटता है और फैसला करता है कि वे उसी जगह का पुनर्निर्माण नहीं करना चाहते हैं। किसी भी आपूर्ति को इकट्ठा करने के बाद वे अपने सभी प्रियजनों को दफनाते हैं और अंतिम अलविदा कहते हैं। बाद में 3 किशोर और रोक को कार में निकल जाते हैं। घाटी के नीचे खेतों में एक नया घर खोजने की उम्मीद करते हैं। सदस्यता लेना और सूचनाएं चालू करना सुनिश्चित करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।